वेलकम टू डायबिटीज पे चर्चा। क्या डायबिटीज में आम खा सकते हैं? क्या स्ट्रेस या एंजाइटी से ब्लड शुगर बढ़ता है? किडनी रिलेटेड इश्यूज हो तो क्या करना है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ हम आए हैं आज आपके पास। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तरुणम भानु जी पूछते हैं, कैन डायबिटिक्स ईट मैंगोज? जैसे आजकल मैंगो का सीजन भी है एंड एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज, इवन आई लाइक मैंगोज। तो क्या डायबिटिक्स लोग भी मैंगोज खा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई फूड हमें डायबिटिक की डाइट में ऐड करना है तो सबसे पहले हमें उसका ईजीएल वैल्यू पता होना चाहिए। ईजीएल जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज होता है। तो कौन से फूड में कितना ग्लूकोज है ये पता लगता है उसकी ईजीएल वैल्यू से। अब जैसे हम मैंगो पे आ जाते हैं तो 100 ग्राम मैंगो का जो ईजीएल वैल्यू है वो 10 है। तो अगर हम 100 ग्राम मैंगो खाएंगे तो 10 ग्राम ग्लूकोज आएगा। और एक मील में 10 से ज्यादा ईजीएल हमें नहीं लेना होता। तो अगर मैंगो खा रहे हैं तो 10 से ज्यादा ईजीएल आप नहीं ले सकते। इसका मतलब आप 100 ग्राम से ज्यादा मैंगो एक बार में नहीं खा सकते, अदरवाइज ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ सकता है। तो डायबिटीज में मैंगो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 100 ग्राम तो बहुत ही कम होता है, मतलब उससे तो पेट भी नहीं भरेगा और मन तो भरेगा ही नहीं डेफिनेटली। देखिए, 100 ग्राम से ज़्यादा खाना तो ठीक नहीं है। और मैंगो हमें मैंगो इज़ नॉट ए मील फॉर अस। अगर मान लीजिए मैंगो के साथ हमें मील लेना है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप डायबेक्सी आटे की 2 रोटी ले लीजिए और थोड़ा सा साथ में मैंगो ले लीजिए या मैंगो का चटनी जैसा बना लीजिए। तो डायबेक्सी आटे का ईजीएल काफ़ी कम रहेगा, जैसे 7 है ईजीएल डायबेक्सी आटे का। तो उसके साथ में आप मैंगो ले लेंगे तो मैंगो भी हो जाएगा, ब्लड शुगर पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। पूरा मील भी हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा और मैंगो भी एंजॉय कर तो टेस्ट के लिए है मैंगो। रोज तो नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते। हाँ जी जी। अच्छा, मैंगोज जो होते हैं वो बहुत सारे वैरायटीज के मैंगोज अवेलेबल हैं, जैसे सफ़ेदा है मोस्ट पॉपुलर, उसके अलावा दशहरी है एंड लंगड़ा, और भी काफ़ी इंग्लिश मैंगोज आते हैं आजकल जो पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी मैंगोज इंग्लिश वाले मैंगोज भी आना शुरू हो गए। आजकल वो अल्फांसो मैंगो आता है जो रेड कलर का चोच होता है जिसका वो 60-70 रुपए का एक पीस मिलता है शायद। ओके, देखिए जो मैंगोज जो है ना, अब वैरायटी तो है मैंगो में, बहुत टाइप की वैरायटी है। और जो वैरायटी का क्या फर्क पड़ेगा अगर मान लीजिए हम इस डिस्कशन पे जाएं कि ये वैरायटी की बजाय क्या दूसरी वैरायटी हम ले लें, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब कि अगर एवरेज हम 10 ले रहे हैं तो किसी का 9 होगा तो किसी का 11 होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि एक मैंगो की वैरायटी का 10 है तो दूसरी मैंगो की वैरायटी का 1 होगा। ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। आज का दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं रोहित मिश्रा जी। यही पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस या एंजाइटी से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है? उसका कुछ इम्पैक्ट होगा ब्लड शुगर पे? स्ट्रेस का ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, जब भी हमारा कोई मेंटल स्ट्रेस है, लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, तो जब हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिससे हमें या तो डर पैदा होता है, फियर, या एंगर क्रिएट होता है, गुस्सा आता है, तो इस टाइप के जो विचार हैं हमारे मन में जब आते हैं तो ये एक कॉर्टिसोल हार्मोन क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ डर से या गुस्से से भी ऐसा हो सकता है? दोनों। हाँ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है ना। तो जब ये इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना, फाइट और फ्लाइट, आप ये रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ऐसा टाइप करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में आएंगी। तो एक तो डर हो गया, एक गुस्सा हो गया, एक कुछ इमोशनल और भी हो सकता है कि कोई दुखी हो, तो क्या वो भी स्ट्रेस माना जाएगा? हाँ, वो भी स्ट्रेस है। और जैसे हम जॉब करते हैं और अंडर प्रेशर काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करना है, तो वर्क प्रेशर भी स्ट्रेस माना जाएगा? हाँ, वो सब मेंटल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा। और जब भी स्ट्रेस होगा तो बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो निकलता है, वो हमारे लीवर में जाता है, वो लीवर से को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा ग्लूकोज बनाए, वो ग्लूकोज वो हमारे ब्लड में डालता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस अवॉइड करेंगे तो ब्लड शुगर मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा।
तो जैसे मील्स हम खाते हैं, डाइट से तो इम्पैक्ट पड़ता ही है ब्लड शुगर पे, दैट इज प्रूवन, बट उसके अलावा और उसमें टाइम भी लिमिटेड है कि 2 घंटे में आपने खाया कुछ भी हाई कार्ब्स तो आपका 2 घंटे में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। लेकिन ये जिस स्ट्रेस के केस में कि स्ट्रेस है तो कितने देर में ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट आ सकता है? स्ट्रेस का भी तुरंत आता है, इवन फूड से पहले आएगा स्ट्रेस का इम्पैक्ट। अच्छा। मतलब आधे घंटे 1 घंटे में आपको सडन ब्लड शुगर लेवल राइज दिखेगा अगर स्ट्रेसफुल इवेंट है तो तुरंत। अच्छा, तो स्ट्रेस के लिए फिर क्या करना? अच्छा, एक और मेरा दिमाग पे क्वेश्चन आया कि क्या स्ट्रेस का, जैसे 5 लोग हैं अलग अलग, सबका लेवल ऑफ स्ट्रेस अलग अलग है, सब अलग इंडिविजुअल है, तो सबका स्ट्रेस का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आए ब्लड शुगर पे? इज इट पॉसिबल? इंडिविजुअली देखिए, हर आदमी डिफरेंट है, बॉडी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है। एक जो जनरल हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेसफुल इवेंट बॉडी में होता है तो ऐसे हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। अब वो जो हार्मोन्स ने काम किया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाया, अब दूसरा डिपेंड करता है कि पेनक्रियाज की कंडीशन कैसी। मान लीजिए एक का स्ट्रेसफुल इवेंट आया, ब्लड शुगर बढ़ा, उधर पेनक्रियाज ताकतवर है, उसने खूब सारा इंसुलिन डाला और ब्लड शुगर नीचे कर दिया, तो उसका ब्लड शुगर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो डायबिटिक आदमी है उसका दिखाई देगा, क्योंकि डायबिटिक आदमी ना एक अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर चुका है ऑलरेडी, जो ब्लड शुगर की है। तो it also depends upon the condition of pancreas basically. यस जी, हाँ बिल्कुल। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछते हैं जनार्दन मंडल जी। इनका क्वेश्चन प्रोटीन में जो यूरिनेशन में जो प्रोटीन आता है उससे रिलेटेड है। लेट मी रीड द क्वेश्चन एज इट इज। सर, मेरे शरीर से प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूरिन के माध्यम से लीकेज होता है, तो क्या मुझे हाई प्रोटीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए? देखिए, प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक समझ लीजिए न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन से ही पूरी बॉडी बनी हुई है। ये नाखून प्रोटीन का बना है, ये बाल भी प्रोटीन का बना है, ये स्किन भी प्रोटीन का बना हुआ है, सब प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन तो चाहिए। अच्छा, नेल्स और बाल भी प्रोटीन का बनता है? यस, हर चीज प्रोटीन से बना हुआ है। वेरी इंफॉर्मेटिव, लोगों को पता नहीं होगा ये जी। जैसे दांत है हमारे, तो दांत कह दिया कि क्या ये कैल्शियम से बने हैं? कैल्शियम है, हड्डियां कैल्शियम से बनी, लेकिन प्रोटीन भी चाहिए। अच्छा, है ना? तो दांतों के लिए कैल्शियम भी चाहिए। मतलब मजबूत हड्डी के लिए ऐसा नहीं कि कैल्शियम खाने से मजबूत हड्डी बनेगा, उसको प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है ना, तभी तो हड्डी बनेगी। ओके। तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो हमारी किडनी है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो वो प्रोटीन जब फिल्ट्रेशन के लिए आता है तो उसको वापस वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं, यूरिन में पास आउट नहीं होता वो। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है, तो किडनी में जब छेद हो गया, समझ लीजिए किडनी में छलनी लगी हुई बहुत सारी, उस छलनी में से खून छनता है, तो वो किडनी में जब वो छलनी डैमेज हो जाएगा तो प्रोटीन उसमें से निकल के यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगेगा। तो अगर यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो हमें रीफिल करना पड़ेगा। लेकिन अब कितना प्रोटीन खाएं, और बॉडी की और कंडीशन कैसी है, अगर किडनी डैमेज है तो और भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे सीरम क्रेटिनिन का लेवल बढ़ गया, या यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया, है ना, या GFR कम है, ऐसे और भी कई सारे कंपोनेंट हैं जो किडनी डिसीज से रिलेटेड है। तो कितना प्रोटीन खाना है ये डिसीजन नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अप्रोच। तो किडनी खराब होना शुरू कैसे होती है, मतलब क्यों खराब होती है किडनी? क्या ब्लड शुगर बढ़ने से उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है? किडनी खराब होने के 2 मेजर रीजन आप कह सकते हैं कि एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना और दूसरा ब्लड शुगर ज़्यादा होना। ये 2 रीजन से किडनी डैमेज हो सकता है। जिसका ब्लड शुगर बढ़ा है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल किडनी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। और कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? डिपेंड करता है, किसी को 5 साल में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में। मतलब डायबिटीज़ होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। डायबिटीज़ होने के 5, 10, 15, 20 साल के बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई, तो कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिनको किडनी डिजीज होती है? वो एक तो मैंने कहा इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम जनरल बात करें कि एक हेल्दी आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी विडनी सब ठीक है, उसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो गाइडलाइंस कहती है कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द आइडियल बॉडी वेट। अगर मान लीजिए किसी का आइडियल बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 × 0.8 तो 56 ग्राम हो गया।
तो 56 ग्राम प्रोटीन जिसका 70 ग्राम है, 70 केजी बॉडी वेट है, उसको खाना चाहिए। किसी का बॉडी वेट 60 किलो है तो उसको 60 इंटू 0.8 तो उसका 48 ग्राम हो गया। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल। और अगर मान लीजिए हम कहें कि किडनी डैमेज है, प्रोटीन कितना देना चाहिए, तो 0.6 0.4 पे कैलकुलेशन की जा सकती है। पर 0.4 से कम बहुत लो प्रोटीन डाइट होता है, जीरो प्रोटीन डाइट नहीं होती। चाहे किडनी में कितनी भी प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट से कि जीरो प्रोटीन डाइट देंगे, प्रोटीन तो चाहिए बॉडी में। तो इनके सवाल का आंसर है कि कम से कम 0.4 ग्राम तो ही खाएंगे। नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से केस देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, तो जब पूरा डेटा होगा तो डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। तो पर जैसे आपने बताया 50-60 ग्राम तो प्रोटीन हर नॉर्मल इंसान को खाना चाहिए, बट मुझे लगता है ऐसा होता तो नहीं है। नॉर्मल लोग 50 ग्राम प्रोटीन करना भी पूरा दिन में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल तो रहता है। तो इसीलिए जो डिसिप्लिन जो ईटिंग हैबिट है वो हमें देखनी होती है। हम नॉर्मल डाइट में, इंडियन डाइट में लोग सुबह पराठा खा लेते हैं, लंच में रोटी सब्जी खा लेंगे, फिर चाय के साथ समोसा खा लेंगे और फिर उसके बाद फिर वही रोटी चावल सब्जी यही सब होगा। तो प्रोटीन तो आप देखेंगे पूरे डाइट में है ही नहीं, पूरे दिन की डाइट में। हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है, तो उसी कारण प्रॉब्लम भी होती है ना। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि इंडियन मैन पेट ज़्यादा निकलता है ना ज़्यादा, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रोटीन कम खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगी, उससे ओबेसिटी बनेगी, सेंट्रल ओबेसिटी बनेगी। तो प्रोटीन अगर बैलेंस रहता है तो हंगर बैलेंस रहता है, डाइट बैलेंस रहती है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोटीन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है डायबेक्सी आटा, क्योंकि इसमें 40% प्रोटीन है। हाँ बिल्कुल, डायबेक्सी आटा अच्छा है। रोटी ही खा ले, अगर हम दिन में 4 रोटी खा ले तो कितना प्रोटीन मिल गया? अब ग्रामेज के हिसाब से देखते हैं, जैसे 20 ग्राम की एक रोटी है और 40 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में, मतलब 5 रोटी में 40 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। तो आपकी समझ लिया 8-9 ग्राम प्रोटीन पर रोटी हो गया। अच्छा, तो हम बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरा कर ही सकते हैं अगर हम 3-4 रोटी डायबेक्सी आटे की दिन में खा लें। तो एक 5 में मतलब 8 पंचे 40 हो गया ना, तो 8 ग्राम हो गया एक 20 ग्राम की रोटी में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं प्रकाश कामले जी। ये पूछते हैं, सर डायबिटिक आटा किडनी प्रॉब्लम वाले लोग खा सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और कई बार पहले भी आ चुका है। इसके ऊपर हम आई थिंक वीडियो और शॉर्ट्स दोनों बना चुके हैं जी। अच्छा, एक तो जब डायबिटिक आटे की बात होती है तो जनरली मतलब लोगों का सवाल होता है, तो वो डायबेक्सी आटे के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में डायबेक्सी आटा सबसे पॉपुलर है, और जब भी कोई डायबिटिक आटे की बात करता है तो उसका मतलब डायबेक्सी आटा ही होता है। तो डायबेक्सी आटे में 40% प्रोटीन है, और जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 70 केजी है, तो इसका मतलब उसको आपको 56 ग्राम है ना, 56 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे खाने की जरूरत है। डायबेक्सी आटे में 40 ग्राम प्रोटीन है, तो अगर आप 100 ग्राम पर डे खाते हैं डायबेक्सी आटा तो 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अब आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, या तो आप डाइटिशियन से बातचीत करके आप उनसे पूछ सकते हैं, और अगर किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछने की जरूरत है। जनरली अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब किडनी डैमेज होती है, जब सीरम क्रेटिनिन लेवल यूरिन में बढ़ने लगता है, तो फिर हमें प्रोटीन पे रिस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो प्रोटीन टूटने के बाद जो उसके मेटाबोलाइट हैं वो बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लड में इकट्ठे हो रहे हैं, वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो तब हमें प्रोटीन को रोकने की जरूरत है। अदरवाइज अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी सब ठीक काम कर रहा है, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, GFR ये सारे पैरामीटर ठीक हैं, तो ऐसा प्रोटीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होते। नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आप खा सकते हैं। पर फिर भी जैसे आपने बताया कि 0.4 तो खाना ही खाना है प्रोटीन, तो उसमें हम कितने डायबेक्सी आटे की रोटी खा पाएंगे? अब वो तो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप लोअर भी ले लीजिए, मान लीजिए आइडियल बॉडी वेट 50 किलो है, सपोज कीजिए, है ना, कोई फीमेल है, हाइट भी कम है, 50 केजी आइडियल बॉडी वेट है, तो उसको 20 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। हाँ, 20 तो चाहिए। हाँ, ये इस तरह। तो अगर मान लीजिए 20 ग्राम प्रोटीन आटे से ही लेना है तो 50 ग्राम आटा यूज कर सकते हैं। तो
50 ग्राम में आराम से दो रोटी तो बनी जाएगी। हाँ 2 रोटी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, डिपेंड। तो 2 रोटी तो इन एनी केस खा ही सकते हैं अगर हाँ। किसी को किडनी प्रॉब्लम भी हो तो। हाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहता जी पूछते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग इंसुलिन? आई हैव हैड डायबिटीज फॉर 30 years नाउ एंड ट्राइड एवरी मेडिसिन ऑन द प्लैनेट, नथिंग वर्कड आउट सो फार बट स्टार्टेड इंसुलिन. My HbA1c came to 6.9 from 7.6. Do I need any more medicine? आई थिंक ये कह रहे हैं कि इनको मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इंसुलिन लेना ही पड़ रहा है फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर. हाँ उनका क्वेश्चन ये है. जी सर, बात ऐसी है कि जैसे कोई दवाई काम नहीं कर रही है, सिर्फ इंसुलिन काम कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी क्या इंडिकेशन दे रही है कि जो हमारी पैनक्रियाज है उसकी इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम हो गई है. क्योंकि दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ जब आप खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है और जो पैनक्रियाज है उसको पुश करेगा और वहाँ से इंसुलिन निकालेगा. लेकिन जब पैनक्रियाज तो इंसुलिन बना ही नहीं पा रही, तो इसका मतलब गोलियां काम नहीं कर रही हैं. और जब गोलियां काम नहीं कर रही हैं तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा. तो अगर आपका इंसुलिन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है तो आप इंसुलिन पे रहिए, फिर गोलियों पे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब आपके लिए इंसुलिन सेफ है. मान लीजिए अब हम दूसरा ये कहते हैं कि भाई हम इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं जब तक गोली से काम चल रहा है तब तक चलाऊंगा. तो मेरे हिसाब से ऐसा थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मान लीजिए हम गोली लेते हैं तो जो बचा कुचा पैनक्रियाज की पावर है वो भी गोली से दबा दबा के हम खत्म कर देंगे. तो एटलीस्ट अगर हमने गोली बंद कर दी और बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं तो कुछ तो पावर पैनक्रियाज में बची हुई है. तो मतलब कि इंसुलिन ठीक है, कोई बुराई नहीं है इंसुलिन लेने में. अगर आपको इंसुलिन सूट कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो रहा है तो इंसुलिन अच्छा है. दवाइयों की फिर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दवाइयों से ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो इंसुलिन से कम नुकसान होगा, इसका ये मतलब है? हाँ इस केस में. हाँ. इस केस में क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिव नहीं है, पैनक्रियाज की पावर कम है, तो इनके लिए इंसुलिन ज्यादा अच्छा दोस्त है. इंसुलिन को एज अ दोस्त हेल्प करें और उसको इंसुलिन को यूज करें, लेकिन डाइट का भी ख्याल रखें. हाँ, लेकिन कुछ लोग बहुत डरते हैं इंसुलिन लगाने से. तो जैसे हम लोग भी देखते हैं, लोगों की कॉल्स आते हैं, नोबडी वांट्स टू टेक इंसुलिन. उनको लगता है दवाई दे दो, चाहे एक टैबलेट ही हो या 2 भी, जो भी हो, पर दवाई होनी चाहिए. इंसुलिन से उनको डर लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हम डायबिटीज के. हाँ देखिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना कोई आसान काम तो नहीं है. मतलब दिन में 2 बार 3 बार डेली आपको पेट में ऐसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है. कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, दर्द भी होता है लगाते हुए. तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में? मतलब अगर ऐसी सिचुएशन की जहाँ पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है, तो रेदर देन पुशिंग इट विद द टैबलेट्स, बेटर है कि इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए. तो हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ना डरने की ज़रूरत है. हमें तो अपने वो देखना है कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए. और हमेशा जो अपने डॉक्टर हैं उनको अपने हेल्थ केयर का एक पार्टनर समझना चाहिए. अच्छे डॉक्टर से बातचीत करें और उसको अपने हेल्थ का एक पार्टनर समझें और मिल के डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं. लेकिन नॉलेज ज़रूर लें. अगर आपको नॉलेज है अपने प्रॉब्लम के बारे में तो आप ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर पाएंगे डॉक्टर के साथ में. अच्छा, वैसे ये टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा होता है ना कि पैनक्रियाज काम नहीं करती है, या नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज में भी ऐसा होता है? हाँ, टाइप 1 डायबिटीज में तो हमें शुरू से पता होता है कि हमारी पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना रही, क्योंकि वो जनरली यंग एज में पता लग जाती है. 10 साल 12 साल 15 साल, इवन कई लोगों को 1-2 साल की उम्र में भी पता लग जाता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा. तो लेकिन जो ये टाइप 2 वाली है, तो टाइप 2 वाले में इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जो बारी आती है वो लेट में आती है. 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र में जाके आती है. तो तब तक धीरे 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 पैनक्रियाज जो है उनकी डैमेज होते होते पैनक्रियाज जो है कुछ खास उनमें बीटा सेल बचती नहीं है, तो वो लेट स्टेज में जाके इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है. तो कितने सालों में ये कंडीशन आ जाती है इंसुलिन वाली टाइप 2 के केसेस में? टाइप 2 के केस में अगर हम टैबलेट लेते रहते हैं तो जनरली 10, 15, 20 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आनी शुरू होती है. पर फिर भी ये बहुत ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है. पर इन जनरल हम कहें कि ज़्यादातर लोग 15-20 साल तो टैबलेट पे चल जाते हैं. फिर उसके बाद कुछ लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है. तो फिर भी इंसुलिन से डरने वाली बात नहीं है. अगर ज़रूरत है तो इंसुलिन लेना फ़ायदेमंद है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप भी डायबिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं
तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में अपनी डिटेल्स के साथ अपना सवाल हमें भेज दीजिए। हो सकता है कि हम आपका सवाल अगले एपिसोड में ले लें। तो फिर मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से भगाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।